हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बहुत टाइम से जो एक रिक्वेस्ट सभी आईसीएसई स्टूडेंट्स की थी कि मैथ्स पेपर का जो टाइमिंग है उसको इंक्रीज करके 3 आवर्स कर देना चाहिए। तो यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि काउंसिल ने आपकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। तो अब जो आपके एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जाम, वो मैथ्स पेपर में आपको 3 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। ठीक है, और होपफुली अभी जो स्कूल के आपके इंटरनल एग्जाम होंगे उसमें भी आपको 3 आवर्स का टाइम मिलना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, काउंसिल ने ये जो स्पेसिमेन पेपर रिलीज किया था उसको अपडेट कर दिया है। यहाँ पे 3 आवर्स का टाइम उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे स्पेसिमेन पेपर फॉर 2025 क्लास 10 आईसीएसई मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द आंसर्स करेक्टली टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये एमसीक्यू बेस्ड हैं सारे के सारे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पॉलिनोमियल इज इन एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल एक्स, उसको एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है। एंड फॉर एक्स माइनस ए टू बी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल द रिमाइंडर शुड बी। देखो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक पॉलिनोमियल है, उसको x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं और x माइनस ए उसका फैक्टर है। तो जब हम किसी भी चीज को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? 0। तो इसका आंसर भी वही होगा, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा डिपॉजिट्स 400 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 18 months. The qualifying sum of money for the calculation of interest is। अब देखो, ये बड़ा ही डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन कहीं आपको एमएल अग्रवाल की बुक में भी नहीं मिलेगा और ये दूसरे किसी बुक में भी जनरली नहीं मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप बुक में चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए गई थ्योरी को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर इसका एक्सप्लेनेशन आपको जरूर मिलेगा। बट इस पे कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था, बट इस बार काउंसिल ने डायरेक्ट क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधा ने 4000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं 18 मंथ्स तक। तो जो उसने पहली बार 400 रुपीज दिए होंगे, 400 नॉट 4000, पहली बार उसने जो 400 रुपीज जमा कराए होंगे वो तो बैंक में 18 महीने तक रहेंगे। उसके बाद जो उसने 400 जमा कराए होंगे वो तो 17 महीने तक रहेंगे। उसके बाद जो उसने 400 जमा कराए वो तो 16 महीने तक रहेंगे। ऐसे ही करते 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 लास्ट में उसने जो 400 रुपए जमा कराए वो तो बैंक के पास सिर्फ 1 महीने तक रहेंगे। तो ये जो क्वालिफाइंग सम होगा, वो क्वालिफाइंग सम क्या होगा? 400 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस 17 प्लस 16 अप टू 3 प्लस 2 प्लस 1। तो ये चीज क्या है? ये चीज है सम ऑफ फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहां पर n की वैल्यू क्या है? 18। तो ये क्या बनेगा? 400 इंटू 18 प्लस 1/2। तो ये क्या हो गया? 400 इंटू 18 इंटू 19/2। ठीक है, अब ये हो गया 2 9s are 18। अब 9 इंटू 19 इंटू 400, देखो ध्यान से, 9 इंटू 19 इंटू 400, 9 4s are 36, 36 इंटू 19 इंटू 100। क्लियर है? समझ में आ रही बात आपको? 9 4s are 36, ठीक है, और इंटू 19 इंटू 100। इसको अगर हम ऐसे ब्रेक कर ले तो ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप देखो बहुत जल्दी इसका हम प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। लास्ट में 00 है तो आंसर के लास्ट में तो 00 होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये 9 और 6 मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस पे क्या देंगे? 4। तो आंसर कुछ ऐसा होगा जिसके लास्ट में 400 होगा। ठीक है, अब आप चेक करो कौन सा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 400 है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, इसी के लास्ट में 400 है। ठीक है, तो इस तरह के ट्रिक यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज मल्टीप्लाई करने का तरीका तो है ही है, वो तो आप जानते ही हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन द एडजॉइनिंग फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये AC जो है वो सर्कल का डायमीटर है. AP is 3 and PB is 4. AP is 3, PB is 4 and QP is perpendicular to AB. Okay, तो जो QP है that is perpendicular to AB. Now, if the area of triangle APQ is 18, APQ का area है 18, then the area of the shaded portion is, हमें shaded portion का area find करना है, right? Yeah. अब इस तरह के डायग्राम को देख के अगर आपने सिमिलर ट्राइंगल्स को अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये जो दो ट्राइंगल है वो सिमिलर है. क्यों? क्योंकि यहां 90 है और ये डायमीटर है, तो ये भी 90 होगा. एंगल इन अ सेमी सर्कल होगा कि नहीं? ये भी 90 होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल. अब ये एंगल ए जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल APQ इज सिमिलर to triangle ABC by angle criteria. ठीक है, एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं. अब अगर आप ध्यान दो तो AP by AB कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है? यहां से हमने लिया AP, यहां से लिया AB, तो ये है 3 बाई AB कितना है? 3 + 4 7. ठीक है. और आप ये भी जानते हो कि सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को अगर हम स्क्वायर करें तो क्या बनता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एरियाज का रेशियो. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये क्या होगा? 3/7 का स्क्वायर, राइट? 3/7 का स्क्वायर क्या होगा? 9/49. तो इसको हम यहां लिख देते हैं 9/49. 9/49. अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि APQ का एरिया है 18, तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को. APQ का एरिया है 18 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें फाइंड करना है, और ये है 9:49 का रेशियो. 9 2s are 18, ये मल्टीप्लाई होगा 98, तो एरिया ऑफ ABC आ गया 98. अब आप ध्यान दो 98 भी ऑप्शन में है, लेकिन केयरफुल इस बात पे रहना है कि 98 क्या है? ये तो ट्राइंगल ABC का एरिया है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट. अब ये पूरे ट्राइंगल का एरिया 98 है और छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया 18 है, तो ये शेडेड पार्ट क्या होगा? शेडेड पार्ट होगा 98 - 18, दैट इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 80 इज द करेक्ट आंसर. बस यही आप ध्यान देना, ऑप्शन में आपको लगेगा कि 98 देखते ही टिक नहीं करना है. ध्यान से इस बात को समझना है कि 98 इस ट्राइंगल का एरिया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में सिर्फ इस शेडेड पार्ट का पूछा है. तो ये जो शेडेड पार्ट है ये बड़े ट्राइंगल से छोटा ट्राइंगल माइनस करने पे आएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PT इज द टैंजेंट. द वैल्यू ऑफ X इज. अगर आप सर्कल के थ्योरम्स अच्छे से जानते हो तो आपको पता होगा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट. और अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो ये जो है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है. ये जो 110 डिग्रीज है ना, ये 110 डिग्रीज ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है. और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो यहां 90 है और यहां x है. 90 प्लस x is 110, so definitely x is equal to 20 degrees. ठीक है, तो x की यहां पर वैल्यू आ गई 20 डिग्रीज. चलो अगला क्वेश्चन देखो. इन द एडजॉइनिंग फिगर द लेंथ ऑफ PR इज. सिंपल बेसिक हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है. tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय बेस. अच्छा, tan नहीं हम यूज करेंगे, हम sin 60 का यूज करेंगे. sin 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस.
तो आर क्यू बाई पी आर। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। आर क्यू की वैल्यू क्या है, 9/PR। तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 2 18, 18/√3। ठीक है, अब आप क्या करो, या तो इसको रैशनलाइज करके कर लो, या आप इसको ऐसा लिखो 6 × √3 × √3/√3। देखो √3 × √3 क्या हो गया, 3 × 6 18 होता है, ये √3 कट गया, तो लेंथ क्या आ गई, 6√3। ठीक है, तो क्लियरली PR की जो लेंथ है दैट इज 6√3। ये हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन। जब भी इस तरह के स्टेटमेंट वाले आएंगे ना, ये असर्शन रीजन नहीं है, बट दो स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन हो या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो, तो इमीडिएटली आप आंसर कभी नहीं मार्क करोगे। जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं सबको एक बार पढ़ना है, सबको एक बार क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे अपना आंसर ऑप्शन। कभी ऐसा ना हो कि पहली स्टेटमेंट पढ़ी और आपने आंसर को टिक कर दिया, नहीं, बाकी स्टेटमेंट्स को पढ़ के एनालाइज करके उसके बाद आप सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना, इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, स्टेटमेंट 1 इज सेइंग दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। यस, एक स्फीयर है, इसको अगर हम बीच से काट के दो हेमिस्फीयर बना दें तो उन दोनों हेमिस्फीयर्स की जो वॉल्यूम होगी वो इस स्फीयर के बराबर होगी। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अभी हमने स्टेटमेंट 1 को ट्रू किया है, आंसर क्या है अभी हम इस पर से सिलेक्ट करेंगे, उसके पहले हमें स्टेटमेंट 2 को भी ध्यान से चेक करना है। स्टेटमेंट 2 कह रही है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स टुगेदर is equal to the total surface area of the original sphere। अब एक बात आप ध्यान से समझो, जब हमने इस स्फीयर को दो इक्वल पार्ट्स में कट किया तो यहां एक हेमिस्फीयर बना, एक हेमिस्फीयर यहां भी बना। ठीक है, दो पार्ट्स बन गए। अब स्फीयर का तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस ही होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हेमिस्फीयर का दोनों का बराबर है ना, इन दोनों का ऐड करा और स्फीयर के साथ बराबर है। लेकिन बात हो रही है यहां पे टोटल सरफेस एरिया की। जब हमने स्फीयर को बीच से काटा तो क्या ये एक नया सरफेस क्रिएट हुआ और ये एक नया सरफेस क्रिएट हुआ, ये दोनों कंबाइन थे तो टोटल सरफेस एरिया इसका बराबर था। लेकिन अब जब ये अलग हो गए तो यहां तो एक नया सरफेस दिखने लगा ना, और यहां भी, तो दो सर्कुलर सरफेस तो ऐड हो गए यहां पे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दीज टू हेमिस्फीयर्स इज नॉट इक्वल टू दिस स्फीयर। इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या है, 4πr²। हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है, 2πr² कर्व वाले का, और πr² इसके सर्कुलर सरफेस का जो फ्लैट सरफेस है। तो 3πr² इसका हुआ, 3πr² इसका हुआ, तो इसका टोटल एरिया कितना हो गया, 6πr²। अब देखो ये इसके इक्वल तो नहीं हुआ ना, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स। अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, नो। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, नो। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यस। ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 7 natural numbers is 140। 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square। ये कितना है, 140। ठीक है ना। गिवन दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 7 natural numbers is 140, व्हाट इज देयर मीन। मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 7। इसको आप 7 से डिवाइड कर दो तो 20 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, डायरेक्टली इसको आप कर सकते हो, सम तो दिया ही हुआ है और 7 ऑब्जर्वेशंस है, तो मीन क्या होगा, सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 140/7 20।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो. अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 3 रेड and 2 blue marbles. Balls नहीं, marbles. A marble is drawn at random. The probability of drawing a black marble. देखो क्या ब्लैक मार्बल इसमें है? नहीं, ब्लैक मार्बल तो है ही नहीं, तो आएगा कहां से? तो प्रोबेबिलिटी इज 0. ठीक है, ये बड़ा केयरफुल रहने वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसे सॉल्व करना होगा. 2 मैट्रिसेस दिए हैं और मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं? when the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix. ठीक है, क्या मैं कहना चाहता हूं? देखो, ये एक मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर क्या है? रोज इंटू कॉलम्स, R1 इंटू C1. ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? रो इंटू कॉलम, R2 इंटू C2. ध्यान से देखो, अब मैं इसको यहां लिख देता हूं. ठीक है, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई होगा. किस कंडीशन में यह मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? when the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix. ये दोनों इक्वल होने चाहिए. पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए. मतलब C1 शुड बी इक्वल टू R2, तब मल्टीप्लीकेशन होगा, नहीं तो होगा ही नहीं. अच्छा सर, अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स कैसा होगा? प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा R1 इंटू C2. प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? R1 इंटू C2. ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है. अगर पॉसिबल है तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? R1 इंटू C2. अब आप ध्यान से देखो, यहां पर A is 3 minus 2. A का ऑर्डर क्या है? 1 इंटू 2. एक ही रो है, 2 कॉलम है. B का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2. 2 रो और 2 कॉलम. अब देखो, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम से मैच होते हैं. यस, होते हैं. तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है. अब अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स कैसा होगा? प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा R1 इंटू C2. तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा AB, हम AB लिख देते हैं. जो मैट्रिक्स AB होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 इंटू 2. अब असर्शन रीजन ध्यान से पढ़ो. स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ो. assertion, product AB of the two matrices A and B is possible. Yes, this is true. It is possible. Number of columns of matrix A, पहले मैं ये लिख देता हूं, ये ऑर्डर था 1/2, ये ऑर्डर था 2/2. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A, मतलब ये वाली 2, is equal to the number of rows in matrix B. Number of rows in matrix B. This is also true. ये भी true है. ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो ऑप्शंस. A is true, R is false. No, both are true. Both A and R are true and R is the correct reason for A. अब देखो ऑप्शंस को ध्यान से समझो. A is true, R is false. ऐसा तो नहीं है. A भी true है, R भी true है. सेकेंड ऑप्शन है A इज फॉल्स, R इज ट्रू. ये भी नहीं है. अब जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ना, इस पे केयरफुल रहने की जरूरत है. थर्ड ऑप्शन क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट रीजन फॉर A. और चौथा ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड R इज इनकरेक्ट रीजन फॉर A. अब आप ध्यान दो, यहां तक तो भैया स्टेटमेंट दोनों सेम ही हैं. अगर आप हड़बड़ा के सिलेक्ट कर दोगे तो चांसेस हैं कि आप गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर दोगे. इसीलिए जब भी इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को करना है तो बहुत केयरफुली करना है.
देखो हमें पता है कि जब पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। यस, सी इज द ऑप्शन। देखो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, यही तो कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए, दिस इज द करेक्ट रीजन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 parts of red pigments with 5 parts of the base। देखो पेंट में क्या होता है ना, एक बेस कलर होता है, उस पर अलग अलग कलर्स मिक्स करके एक नया शेड तैयार होता है, तो वही चीज है। रेड पिगमेंट्स हमें लेना है 2 parts और बेस लेना है 5 parts। ठीक है, इसी रेशियो में पेंट बनेगा, मतलब इनका सबका रेशियो जो है दैट इज फिक्स्ड, यानी कि 2/5 should be equal to 4/A should be equal to B/12.5 should be equal to 6/C। अब देखो इसको आप अलग अलग करके तो सॉल्व कर ही सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट इसको ट्रिक्स के साथ कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक चीज का ध्यान दो। 2 की जगह पे 4 है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाई 2 करके a की जगह पे 10 आना चाहिए, तो a इज इक्वल टू 10, ये तो हमें पता चल गया। तभी तो 2/5 रेशियो बनेगा ना। 2 की जगह पे 4 है, मतलब डबल हो रहा है, तो 5 की जगह पे भी उसका डबल 10 आना चाहिए, तो a की वैल्यू 10 है। अब अगर हम इनको चेक करें, इसको 2 की जगह पे 6 है, इंटू 3 हो रहा है, तो 5 की जगह पे भी इंटू 3 होना चाहिए, तो c की वैल्यू 15। अब आप देखो A10 और C15 कहां पर है, A10 और C15, देखो यहां पर A भी 10 है, C भी 10 है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। A5 है, ये भी नहीं होगा। यहां पर A10 है, C भी 10 है, ये भी नहीं होगा। A10 और C15 यही सही होगा। B को चेक करने की जरूरत ही नहीं है यहां पे, क्योंकि A10 और C15 एक ही ऑप्शन में है, B अपने आप सही होगा, आप चेक कर लो। अगर आप चाहो तो आप चेक कर लो, 2/5 इज इक्वल टू B/12.5। देखो 2 इंटू 12.5 कितना हो गया, 25। 25 इज इक्वल टू 5B, सो B इज इक्वल टू 5। देखो B 5 आएगा। ठीक है, चलो अब अगला सम देखो। जीएसटी वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है। अगर डिस्काउंट है तो पहले उसका जो बेसिक प्राइस है उससे डिस्काउंट कम होगा, माइनस होगा, उसके बाद जो प्राइस आएगा उस पे टैक्स ऐड होता है, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, सो एन आर्टिकल विच इज मार्क्ड एट 1200 रुपीज, ठीक है, 1200 रुपीज पे ये मार्क्ड है, and it is available at a discount of 20%। 1200 से 20% तो भैया कम कर दो पहले। 1200 का 20% कितना होता है, 240। 240 रुपीज तो कम कर दो, बच गया 960। अब 960 उसका प्राइस है जिस पे टैक्स लगना है। टैक्स कितना है, 18%। ध्यान रखो, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो हमें पता है कि जो भी रेट ऑफ टैक्स होता है, आधा होता है एसजीएसटी, आधा होता है सीजीएसटी, है ना, जब ये सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन होती है। तो यहां पे अंडरस्टूड है कि ये सेम स्टेट की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन एसजीएसटी पूछ रहा है। तो मतलब एसजीएसटी कितना होगा, 9%। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है 9% ऑफ 960। ठीक है, अब देखो 960 का 10% कितना होगा, 96। तो 9% क्या होगा, उससे थोड़ा कम, 96 से थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन है, यही तो है, यही तो है ना। लॉजिक आप देखो, 960 का 10% क्या होता है, 10% मतलब 1/10। 1/10 में ये 0 काट दो,
96 हो गया। लेकिन 9%, अगर 10% 96 है तो 9% क्या होगा, उससे थोड़ा कम होगा, उससे थोड़ा कम, यही आंसर है। अगर आप बोलोगे सर अगर और कोई ऑप्शन दिया रहता, तो और कोई ऑप्शन दिया रहता तो कर लो, 96 से 9.6 माइनस कर लो, 960 का 1% क्या होगा, 9.6, ठीक है ना। 10% 96, उसमें से 1% माइनस करो तो 9% आ गया आपका। आ गया ये, ठीक है। चलो देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अगर पैटर्न है तो हमारे सॉल्व करने का तरीका भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, तब तो आप सीखोगे। देखो, द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाई 40 रुपीज शेयर्स एट 38.5, मतलब 50 शेयर खरीदने हैं, ठीक है ना। 50 क्वांटिटी है, 40 रुपीज क्या है उसकी फेस वैल्यू, 38.5 क्या है मार्केट वैल्यू, ठीक है। 40 रुपीज फेस वैल्यू है, 40 वाले शेयर 38.5 पे मिल रहे हैं, हमें 50 खरीदने हैं। अब देखो, कुछ बच्चे तो लगेंगे भैया मल्टीप्लाई करने, लेकिन आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये 50 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, 100/2, 100/2 ही तो 50 होता है। अब आप बोलोगे सर 100/2 क्यों किया, क्योंकि जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, ये हो गया 3850/2। अब 3850 का आधा क्या होता है, 1925, 3800 का आधा 1900, 50 का आधा 25, तो 1925 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। समझ रहे हो आप। चलो अब नेक्स्ट करो, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। देखो इसको तो ऐसे ही फैक्टराइज कर लो आप, x+1 x-1, या तो x+1 0 है, या नहीं तो x-1 0 है, तो या तो x की वैल्यू -1 है, या तो x की वैल्यू 1 है, तो ऑप्शन क्या है प्लस और -1, ठीक है। हमेशा केयरफुल रहना, इस तरह के क्वेश्चन में दो वैल्यूज आती हैं, हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ध्यान में रखना होता है, तो प्लस और -1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं है, तो आओ इस टॉपिक को समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। Which of the following equation represents a line equally inclined to the axis? मतलब equally inclined का मतलब क्या, ये ऐसा भी हो सकता है। equally inclined वही होगी which cuts equal intercepts at both axes, मतलब अगर ये a, 0 है तो ये पॉइंट 0, a है, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब यही होता है कि जितना ये ओरिजिन से राइट साइड पे दूर है उतना ही ये ओरिजिन से ऊपर भी है, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइन ये ऐसी ही होगी, डेफिनेटली लाइन ऐसे भी बन सकती है, लाइन ऐसे भी बन सकती है, तो जितना ये डिस्टेंस होगा ओरिजिन से उतना ही ये डिस्टेंस भी होगा। इफ दिस इज 0, a, then this should be -a, 0। बात समझ में आ रही है आपको। इक्वली इंक्लाइंड तभी होगा व्हेन इट इज कटिंग बोथ द एक्सिस एट इक्वल इंटरसेप्ट या एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन। अब आप इस चीज को देखो, सारे इक्वेशंस को देखो, ऐसे तो देखते ही समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इक्वेशंस को देख लो। 2x - 3y + 7 = 0 है, हम इसको इक्वल टू -7 कर देते हैं। अब जब ये x एक्सिस को कट करेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y को 0 मान लेते हैं हम, तो 2x = -7, x = -7/2, ठीक है। जहां ये y एक्सिस को कट करेगा वहां x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x को 0 मान लेते हैं, तो -3y = -7, y = 7/3। अब देखो सेम आया क्या, नहीं आया, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरा चेक करो, x - y = 7। जब हम x को 0 कर देते हैं तो -y = 7, तो y = -7, और जब हम y को 0 करते हैं तो x = 7।
अब प्लस माइनस ना देखो, आप ये डिस्टेंस को देखो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखो। ये हुआ ना इक्वली इंक्लाइंड, एक्स को कहां कट किया 7 पे, ये हो गया 7,0, वाई को कहां कट किया -7 पे, -7 ये हो गया, तो ये इक्वली इंक्लाइंड हुआ ना। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। चलो अब देखो लास्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन। गिवन दैट x plus 2 is less than or equal to x by 3 plus 3 and x is a prime number, what is the solution set? Okay, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, x plus 2 less than equal to x by 3 plus 3। ठीक है, तो इसको हम ऐसा सॉल्व करते हैं कि x minus x by 3 is less than or equal to 3 minus 2। यहां पर हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 3x minus x less than or equal to 1, ये हो गया 2x less than or equal to ये 3 into 1 3, x is less than or equal to 3 by 2, इसका मतलब x is less than or equal to 1.5। अब देखो 1.5 तो कोई प्राइम नंबर है नहीं, 1.5 से छोटा भी कोई प्राइम नंबर है नहीं, बिकॉज सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है। एक चीज ध्यान रखना, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। बहुत बच्चों को ये बात नहीं पता, वो 1 को भी प्राइम नंबर बना देते हैं बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, लेकिन 1 अलग है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, सबसे पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 है, एंड 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 के अलावा और कोई प्राइम नंबर इवन भी नहीं है। ठीक है, और 1 तो प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, दैट इज स्पेशल। अब देखो क्या आंसर होगा इसका, कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, ये सिंबल का मतलब होता है नल सेट, दिस इज नल सेट, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई टॉपिक इसमें से नहीं क्लियर हुआ या आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वीडियो क्रिएट करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट लेटेस्ट वीडियो जो भी आएंगी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड उन सब के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।